हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 4 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड। ये जो ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड है उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। Second statement, it proposes corporatization of certain existing organizations of social security. Third, it has provisions for the benefit of gig workers. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड नॉट द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके वर्कर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये कोड जो है वो बनाया गया है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गलत होगा यहाँ पे। सेकेंड, इट प्रपोजेस कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है बिकॉज ये जो ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड है उसके अंदर जो दो ऑर्गेनाइजेशंस है ईपीएफओ एंड ईएसआईसी, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को कॉर्पोरेटाइज करने का प्रोविजन है एंड दैट इज व्हाई ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है इट हैज प्रोविजंस फॉर द बेनिफिट ऑफ गिग वर्कर्स, ये भी करेक्ट है। करेक्ट इसलिए है बिकॉज गिग वर्कर्स किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल गिग इकोनॉमी, तो वहां पे जो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है ऐसी इकोनॉमी को क्या कहेंगे हम लोग, गिग इकोनॉमी। और वहां पे जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें कहेंगे गिग वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल ओला उबर के जो ड्राइवर्स है, फिर स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज है, दे आर एंगेज इन टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। सो नाउ डेज कंपनीज आर मोर प्रेफरिंग दिस काइंड ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे वर्कर्स को क्या कहेंगे, गिग वर्कर्स। तो उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए भी इसके अंदर प्रोविजन है, ये बात करेक्ट है एंड दैट इज वाई आवर आंसर विल बी सेकेंड एंड थर्ड। तो ये ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी लेबर लॉज है उसमें से 8 लॉज को कोडिफाई किया है अंडर दिस ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड। तो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल था कि पार्लियामेंट की जो लेबर के ऊपर पैनल है उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि ग्रेजुएटी का जो पीरियड है दैट इज़ करंटली 5 years, तो उसको रिड्यूस करके 1 year किया जाए, राइट। और इस वजह से ये जो ड्राफ्ट कोड है वो भी न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, द लेटेस्ट पॉलिसी एम्स टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म इन बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। सेकेंड, Gender Inclusion Fund and Special Education Zones will be set up for disadvantaged regions। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे एक प्रोविजन ये है कि सभी लैंग्वेज को इक्वली प्रमोट किया जाएगा अंडर दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इट एम्स टू प्रमोट ऑल द रीजनल लैंग्वेज और उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर 3 लैंग्वेजेस हैज बीन सेट अप, पाली, पर्सियन एंड संस्कृत, राइट। तो रीजनल लैंग्वेज को और जो हमारे एंशिएंट लैंग्वेजेस है उनको प्रमोट करने के प्रोविजंस है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है स्कूल एंड हायर एजुकेशन दोनों में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, जो डिसएडवांटेज रीजन है जहां पे एजुकेशन के बेनिफिट नहीं पहुंच पाते तो उस जगह पे जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन जो है वो बनाए जाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका क्रिटिसिज्म चल रहा है और काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर जो कंसर्न्स खड़े हुए हैं, तो उसमें से जो सदर्न स्टेट्स है उनका कंसर्न ये है कि जो
सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब ये होता है, वन इज यूरोपियन लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश, वन इज रीजनल लैंग्वेज जिसको कहते हैं हिंदी, एंड जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज को प्रमोट करना, तो उसे कहते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स है वो इस हिंदी की वजह से पर्टिकुलर पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दे वांट 2 language formulas, one is English and other is local language, and that is why the ministers and the chief minister of southern states are criticizing this policy. Question number 3, which of the following statement is or are correct about Aravalli Hills? Aravalli Hills के बारे में कौन सा statement correct है? First, it is one of the oldest block mountains of the world. Second, the Aravallis act as a barrier between fertile plains and sandy desert. And third, the mountains stretches over 4 Indian states. तो चलिए देखते हैं कौन सा statement correct है। आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स, ये करेक्ट है, बट दे आर नॉट ब्लॉक माउंटेन्स, दे आर फोल्डेड माउंटेन्स, राइट। तो जब दोनों प्लेट्स कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनाती है तो तब क्या बनेंगे? फोल्डेड माउंटेन्स, राइट। सो अरावलीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द अर्थ, राइट। तो इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है, बिकॉज जो अरावली माउंटेन हिल्स है तो उसके लेफ्ट साइड पे, वेस्ट साइड पे क्या है? थार डेजर्ट, और यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे है गैंगटिक प्लेन्स, दे आर नोन एज फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो दिस माउंटेन रेंज एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन थार डेजर्ट एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गैंगटिक रीजन। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड, द माउंटेन स्ट्रेचेस ओवर 4 इंडियन स्टेट, ये भी करेक्ट है, बिकॉज जो माउंटेन्स है वो स्टार्ट होते हैं गुजरात में, देन थ्रू राजस्थान, यहाँ पे हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है, तो मतलब 4 स्टेट को कवर करते हैं ये माउंटेन। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट होगा। सो आवर आंसर विल बी बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। अब पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर ये जो अरावली का रीजन है वो काफी न्यूज में था, बिकॉज जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया था। उस अमेंडमेंट के अंदर ये जो अरावली रीजन है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज को अलाउ किया गया था। तो हरियाणा गवर्नमेंट को वहां पे क्रिटिसाइज किया गया था कि ये अमेंडमेंट जो है इट इज नॉट बेनिफिशियल टू दिस रीजन, जहाँ पे ये जो ओल्डेस्ट माउंटेन्स है उनको नुकसान पहुंचेगा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ये केस फाइल किया था। देन द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस अमेंडमेंट नल एंड वॉइड। तो इस वजह से ये अरावली रीजन जो है वो लास्ट ईयर काफी न्यूज में रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST is empowered to declare any community as an scheduled tribe. Second, Parliament can amend the list of communities declared as scheduled tribes. Third, literacy rate in tribal population is lower than 50%. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। आंसर होगा सी, 1 and 3। अब पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट under article 342 of the constitution to declare any community as a scheduled tribe। तो NCST जो है उसका रोल रेकमेंडेटरी है, फाइनल डिसीजन किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। सो अंडर आर्टिकल 342 किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज एन शेड्यूल्ड ट्राइब। तो मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक बार जब लिस्ट बन जाती है देन द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड दिस लिस्ट। इसमें से किसी भी कम्युनिटी को वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर किसी को इंक्लूड भी कर सकते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011 वहां पे लिटरेसी रेशियो जो है इट इज 58.96%।
तो वो 50% से ज्यादा है, तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। तो हमारा आंसर होगा सी 1 एंड 3, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा है इसलिए। अब आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि जो ओडिशा गवर्नमेंट है उनका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको ट्राइबल जो लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। और वहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट का ये एग्जाम्पल दिया गया था कि काफ़ी सालों से ओडिशा के अंदर ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी लोकल लैंग्वेज है वहाँ की संथाली, तो संथाली में पढ़ाया जाता है और उनको काफ़ी अच्छे आउटकम्स भी मिले हैं। तो इस वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। Question number 5. Which of the following statement is or are correct about Electricity Amendment Bill 2020? First, it aims at centralizing electricity regulation in the country. Second, it proposes to have a separate policy for electricity generation from renewable sources. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा सी बोथ 1 एंड 2। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है बिकॉज इसके अंदर ऐसे प्रोविजंस है अंडर करंट रेगुलेशन सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि उनको एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क जो है वो प्रिपेयर करना होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट। ये जो नया बिल है उसके अंदर ये प्रोविजन है, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश अ सेंट्रल अथॉरिटी विच विल हैव ओवरराइडिंग पावर्स ओवर द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो मतलब यहाँ पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है वो देखने को मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी नहीं देगी, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाएगी जो इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा बिकॉज इट एम्स एट सेंट्रलाइजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, एज इंडिया इज सिग्नेटरी टू द पेरिस एग्रीमेंट 2015, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोई पॉलिसी बनानी है। तो ये नए बिल के अंदर ये प्रोविजन है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, एंड दैट इज व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा सी बोथ 1 एंड 2। अब अगेन जो पंजाब का रीजन है, पंजाब हरियाणा का, वहां पे क्रिटिसिज्म चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो काफी सारे मूव्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो है वो अभी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो 2 ऑर्डिनेंस अभी रिसेंटली पास हुए हैं उस ऑर्डिनेंस को क्रिटिसाइज किया जाता है। देन जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है, एंड दे आर डिमांडिंग दैट द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल शुड बी विड्रॉन, राइट, एंड दैट इज व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर इन न्यूज, जो हमारे लिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। Question number 6. Which of the following statement is or are correct about Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? First statement, the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir is appointed by President of India. Second, the administration of Jammu and Kashmir will be carried on in accordance with the provisions of Article 239A. Third, both the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh will have a common high court. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो एज पर दी लेटेस्ट एक्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू एंड कश्मीर के वो कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। ये जो आर्टिकल है 239A ये पर्टिकुलरली बनाया गया था पुडुचेरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राइट। फिर जब जम्मू एंड कश्मीर को नई यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया तब जाके ये डिसीजन लिया गया कि आर्टिकल 239A के अकॉर्डेंस में ही जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलेगा। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है बिकॉज दोनों यूनियन टेरिटरी की कॉमन हाई कोर्ट होगी एंड दैट विल बी सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारा आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। One more thing I want to add here, that Article 239AA is different from Article 239A. 239AA जो है it is for the administration of Delhi and it was added under 69th Constitutional Amendment Act. जब दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था और उसके अंदर दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्टिकल 239AA के मुताबिक चलेगा, ये डिसीजन लिया गया था।
सो 5 अगस्त इज़ अ हिस्टोरिकल डेट जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था। तो एक साल के अंदर उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिसेस किए थे, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे कंसर्न्स जो है वो अभी खड़े होते हैं कि तब जो बात की गई थी गवर्नमेंट ने, क्या वो अभी तक फुलफिल हुई है या नहीं। और उसके बेसिस पे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनमें से कौन से फीचर को फॉलो करता है। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ पावर्स। सेकंड, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। थर्ड, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। फोर्थ, सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हियर आर द फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ टाइप के फेडरल फीचर्स को फॉलो करता है एंड कुछ टाइप के यूनिटरी फीचर्स को फॉलो करता है। फेडरल फीचर्स में सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो हमारे क्वेश्चन में था। एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो ये है फेडरल फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ यूनियन टू ओवरराइड स्टेट मैटर्स, ड्यूरिंग इमरजेंसी द सिस्टम बिकेम वर्चुअली यूनिटरी, चेंजेस इन द नेम्स एंड बाउंड्रीज, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये भी हमारे स्टेटमेंट में था। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एंड डिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑन द सेंटर। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर विल बी सी 1, 3 एंड 4। अब हमारे यहां पे एज पर द 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में पावर्स को डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑल द स्टेट्स आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। आप सभी को पता है कि सभी स्टेट के लिए राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के अंदर डिफरेंट सीट्स होते हैं, राइट। सो डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स आर अलोकेटेड टू द स्टेट्स, हेंस इट इज नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेटेड इनटू द पार्लियामेंट। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, बिकॉज हमारे यहाँ पे स्टेट लॉज जो है दे आर ऑल्सो एनफोर्स्ड एंड protected by Supreme Court and union laws are also enforced and protected by Supreme Court। तो मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये सही बात है। फोर्थ जो है वो भी करेक्ट है, सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब हमारा आंसर होगा सी 1, 3 एंड 4। अगेन ये जो जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू है, तो उसके रिगार्डिंग ये एक और आर्टिकल है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो फेडरलिज्म की बात करता है। तो फेडरलिज्म से रिलेटेड पॉलिटी के में अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने चाहिए, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। फर्स्ट, under this act central government has overriding powers over the acts of state government. Second, entry and movement of any person can be restricted by state disaster executive committee once the act is invoked। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों जो है वो करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट उस टाइम पे अगर इन्वॉल्व है देन इट हैज ओवरराइडिंग पावर्स, मतलब इट कैन एब्रोगेट द स्टेट एक्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी आ जाती है अंडर दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। आप सभी को पता है कि रिसेंटली जो लॉकडाउन्स इंपोज किए गए थे तो उसमें एंट्री एंड मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। तो जो स्टेट की डिजास्टर एग्जीक्यूटिव कमिटी है इट इज एम्पावर्ड टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री एंड मूवमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। तो आंसर होगा हमारा सी, बोथ 1 एंड 2। अब आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, ये काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर ऐसे केसेस बाहर आ रहे हैं कि ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में भी कुछ फार्मा कंपनीज है जो प्रॉफिट बुक कर रही है। सो एक आर्ग्यूमेंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये है, इट शुड बी मेड एन पनिशेबल ऑफेंस। जो इस टाइप की सिचुएशन में भी प्रॉफिटियर कर रहे हैं तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए अंडर दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सो उसकी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो न्यूज में था।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020? चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स एंड टेक फॉरवर्ड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स. सेकेंड, द पॉलिसी एम्स टू प्रमोट एरोस्पेस एंड नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अब रिसेंटली 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की है और उसके अंदर ये प्रोविजन है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसको इंक्रीज करना है बाय $25 बिलियन बाय द ईयर 2025, राइट. तो मतलब इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी और मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होगा. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब उसी के अंदर एक और टारगेट है कि ये जो $25 बिलियन है उसमें से $5 बिलियन एरोस्पेस एंड नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का होना चाहिए, राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि जहां पे इंडिजिनसली डेवलप्ड एरोस्पेस एंड नेवल टेक्नोलॉजीज को एक्सपोर्ट करने का प्रोविजन है, जिसका टारगेट है बाय द ईयर 2025 इट शुड बी वर्थ $5 बिलियन. तो आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2. सो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी इश्यू की है ड्राफ्ट डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो इस वजह से ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो है वो न्यूज में है. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा? मनरेगा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? फर्स्ट, it is mandatory to present audit reports of works done under this scheme before respective state legislature. Second, rural workers are also entitled to get unemployment allowance in case employment is not provided. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2. अब देखिए ये फर्स्ट प्रोविजन जो है वो करेक्ट है. ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल एट स्टेट लेवल. जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का रिपोर्ट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर प्रेजेंट करना मैंडेटरी है, इट इज कंपल्सरी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है. जब अगर कोई मनरेगा के अंदर अप्लाई करता है कोई वर्कर और विद इन 15 डेज अगर उसे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, देन द गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू दैट रूरल वर्कर. तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट है. तो आंसर होगा हमारा सी, बोथ 1 एंड 2. आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि जो मनरेगा का टोटल फंड है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया था 1 लाख करोड़, राइट. तो उसमें से जो अभी 1/3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसमें से 50% फंड जो है वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं, राइट. सो द गवर्नमेंट्स आर रनिंग आउट ऑफ फंड्स और इस वजह से ये मनरेगा जो है वो न्यूज में है. ओके फ्रेंड्स, तो आज के एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.